राह के पत्थर से बढ़कर कुछ भी नहीं है मंजिल, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ भी नहीं है मंजिल, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एडवर्ब के थर्ड पार्ट में क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। देखिए, आज के एडवर्ब के इस थर्ड पार्ट में हम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से ये जो पॉइंट है, आइदर और नाइदर का यूज सेंटेंस के लास्ट में कब किया जाता है, ये आप में से बहुत कम बच्चों को सही सही बनाने आता है। इसमें आप में से मैक्सिमम बच्चे गलती करते हुए नजर आते हैं। हाउएवर में आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और फर्दर और फार्दर का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें भी आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हुए नजर आते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हार्ड, हार्डली और स्कैर्सली। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ड और हार्डली में तो अच्छे अच्छे लोग कह सकते हैं कंफ्यूज होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कुछ एक इसके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे जाके अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा भी देखिए, ये जो ऑलवेज है, इसका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता कि ये कहाँ पे लिखा जाएगा। तो कभी ये वर्ब के पहले आता है, कभी ये वर्ब के बाद में आता है, तो आपको अक्सर कंफ्यूज करता हुआ नजर आता है। इनफ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इनफ भी आपको प्लेस के कारण अपने आप से आपको काफी कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू मच और मस्ट टू, ये भी आपको काफी कंफ्यूज करता है। तो आइए इन सभी चीजों को हम लोग आज के अपने इस वीडियो सेशन में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। देखिए, एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था। पिछले क्लास में ही हमने आपको बताया था, क्या बताए थे भाई? तो हमने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ रीजन को आप कैसे पहचानेगा। आप क्वेश्चन पूछिए व्हाई। क्या पूछेंगे आप? क्वेश्चन पूछिए व्हाई। व्हाई मतलब क्यों। क्यों का जो आंसर देगा, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अपने एग्जाम में आता है, तो ये हो गया रीजन। ठीक है, क्योंकि अपने एग्जाम में आता है, चूंकि अपने एग्जाम में आता है, तो चूंकि का मतलब हो गया सिंस। देखें यहाँ सिंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। चूंकि इसको पढ़ने से मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं किसी के परिणाम स्वरूप। ये देखिए कंसिक्वेंटली। ठीक है, तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ रीजन के आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस एग्जाम्पल जिनमें एडवर्ब ऑफ रीजन का प्रयोग किया गया हो। आइए सामने देखते हैं। आई डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। मैं टेस्ट के लिए नहीं पढ़ाई किया। ठीक है, तो टेस्ट के लिए कोई पढ़ाई नहीं किया भाई। देयरफॉर आई फेल्ड, इसीलिए मैं फेल कर गया। तो ये जो देयरफॉर है, ये क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या हो गया? ये आपके रीजन का आंसर दे रहा है, वाई का आंसर दे रहा है। वाई का आंसर क्या दे रहा है? तो ये दे रहा है देयरफॉर। तो देयरफॉर क्या हो गया? ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए कंसिक्वेंटली, ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन, यहाँ पे सिंस हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन को बनाने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखते हैं अपने अगले स्लाइड में क्या कुछ खास है हम लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है क्वेश्चन? सिंस इट इज स्नोइंग, चूंकि ये जो स्नो था वो हो रहा था, स्नोइंग हो रही थी, बर्फबाजी हो रही थी। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, इसलिए मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। चूंकि बर्फबाजी हो रही थी, इसलिए ये इनको ठंडा लग रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखिए इस पार्ट में भी एरर है। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बताएंगे, और वहां पे हम लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन में, स्टेटिव वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार से एरर होता है। चूंकि अभी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ पार्ट यहाँ पे है, तो हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ यही करना होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने आप सबको पहले से बता रखा है। क्या बता रखा है भाई? हमने आप सबको पहले से बता रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट में, जहाँ पे हमारा स्पेसिफाइड सेक्टर होता है, जहाँ पे स्पेसिफाइड हमारा सेक्शन होता है, यहीं पे और सिर्फ यहीं पे हम लोगों को ग्रामर में एरर चेक करने की जरूरत होती है। इसके पहले या इसके बाद में यदि कहीं ग्रामर का कोई एरर हो, तो भी हमें वहां पे इग्नोर करना होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेंस में कोई एरर है क्या? कोई एरर नहीं है। सेंस में कोई एरर है? कोई एरर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वन हॉर्न्ड राइनोज। ठीक है, ये जो वन हॉर्न्ड राइनोज है, ठीक है, एक सींग वाले जो राइनोसेरस होते हैं, दरियाई घोड़ा होते हैं, ठीक है, गेंडे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए आर। अब देखिए ये राइनोज है, इसलिए आर लगा हुआ है। ठीक है, एक सींग वाले जो राइनोज हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स, देयरफॉर। अब ये देखिए देयरफॉर दे आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए इनको सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी फिलहाल कोई एरर नहीं है। इस क्वेश्चन में सभी चीजें यथावत है, जैसे होना चाहिए वैसे ही है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा नो एरर। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा?
नो एरर, ऑप्शन नंबर डी बनेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं है, हम लोगों को फिर से क्या पढ़ना है, अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, या जिसको हम लोग बोलचाल में कह सकते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो ये देखिए दुनिया के जितने WH इंटरोगेटिव वर्ड हैं ये सारे के सारे किसका काम करते हैं, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, अब ये एडवर्ब का काम कब करेंगे, तो फिर आप आ जाइए डेफिनेशन पे, जो हमने आपको एडवर्ब के पार्ट 1 में बताया था। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड को हम लोग एडवर्ब कब कहेंगे, जब वो किसी न किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा, या यदि कोई वर्ड कभी किसी पूरे के पूरे सेंटेंस को, क्लॉज को क्वालिफाई करे, तो उस कंडीशन में उस वर्ड को हम लोग कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार का काम यदि करता हुआ इनमें से कोई भी WH इंटरोगेटिव वर्ड नजर आए कहीं भी, तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब। क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनका। यहाँ देखिए, वाई आर यू सो लेट। देखिए ये जो वाई है, तुम इतने लेट क्यों हो, ये लेट होने के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। लेट होना क्या है, तो वर्ब है, वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे देखिए, हाउ डू यू स्टार्ट द कार, तुम कार कैसे स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब। यहाँ देखिए, हाउ मच फ्लोर डू आई नीड, मुझे कितना, तो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा हाउ मच ये क्या कर रहा है, ये मात्रा को बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसके बारे में, जितने की जरूरत है उतने के बारे में, तो फिर से ये हो गया एडवर्ब। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चूंकि इंटरोगेटिव एडवर्ब से अलग से स्पेसिफाइड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन इनको समझना हम सबों के लिए जरूरी था, इसलिए यहाँ तक की चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ से हम लोगों का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। क्या कॉन्सेप्ट शुरू होता है, देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, हार्ड और हार्डली। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, हमने भी आपको एडवर्ब के फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाए थे भाई, तो हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ly जोड़ के हम लोग इसको बनाते हैं एडवर्ब। क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो दिख रहा है, यह सामान्य तौर पे हम सभी को जो महसूस होता है वो यही महसूस होता है कि सर हार्ड में ly जोड़ दिए, ये बन गया हार्डली। हाँ या ना, देखिए दिखने में सही सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखने में दिख तो ये रहा है कि ये हार्ड जो है उसी में ly यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब हम सबों को ये प्रथम दृष्टि में, फर्स्ट साइट में, या यदि कोई बच्चा इनको पहले से नहीं जानता है, इनके डेप्थ को नहीं जानता है, इनके कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है, तो उस बच्चे को यही कंफ्यूजन होता है कि हार्ड में ly जोड़ के हार्डली बना दिया गया, जबकि ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता, हार्ड में ly जोड़ के हम लोग हार्डली नहीं बनाते। अब क्यों नहीं बनाते, सर आप ही ने तो बताया था कि एडजेक्टिव के लास्ट में ly जोड़ के उसको एडवर्ब बनाते। भाई बिल्कुल सही है, हमने ही आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अब जरा ध्यान दीजिए। ये जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में ly हम लोग क्यों जोड़ते हैं, तो ly जोड़ते हैं एडवर्ब बनाने के लिए। किस लिए, एडवर्ब बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये जो हार्ड वर्ड है, ये जो वर्ड है हार्ड, ये जो वर्ड हार्ड है, ये पहले से ही एडजेक्टिव भी है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब जरा ये बताइए, हमें बनाना क्या है, एडवर्ब। हम ly क्यों जोड़ते हैं, एडवर्ब बनाने के लिए। और चूंकि ये पहले से एडवर्ब है, ये ऑलरेडी एडवर्ब है, तो जब पहले से ही एडवर्ब है तो इसमें ly जोड़ के और हम लोग इसका क्या बनाएंगे। ठीक है, यही कारण है कि ऐसे शब्दों में हम लोग ly नहीं जोड़ते। यही कारण है कि हार्ड हो या इस तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें हम लोग ly नहीं जोड़ते। बात समझ में आई। जैसे एक और एग्जांपल दें हम आपको, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। अब ये जो स्ट्रेट है, ये भी एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, ये भी सीख ले हम लोग। यदि स्ट्रेट एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये लिखा जाएगा नाउन के पहले। कहाँ लिखा जाएगा, नाउन के पहले लिखा जाएगा। लेकिन स्ट्रेट यदि एडवर्ब का काम करेगा तो ये लिखा जाएगा वर्ब के बाद। कहाँ लिखा जाएगा, वर्ब के बाद लिखा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन देगा वर्ब के बारे में। एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, एडवर्ब का काम करेगा तो वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये एक कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। अब दूसरा कंफ्यूजन आपके मन में आएगा, ठीक है सर, तो हार्डली अगर एडवर्ब नहीं है, हार्ड में ly लगा के हार्डली नहीं बनाते, तो हार्डली बनाते कैसे हैं।
ये देखिए, ये हार्ड एक अलग वर्ड है और हार्डली एक अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। हार्ड का मतलब क्या होता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ये हार्ड जो है ये कैसा वर्ड है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और ये जो हार्डली है ये एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली का मतलब क्या होता है भाई, तो हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉट के सेंस में इसका यूज होता है, बात को समझिए। और ये जो हार्डली है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि ये पहले से है एडवर्ब। क्या है, तो हार्डली केवल और केवल एडवर्ब है, जबकि हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। बात समझ में आई। तो हार्ड का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं, हार्ड का प्रयोग हम लोग मोर डिफिकल्ट होने के सेंस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। मोर डिफिकल्ट या मोर एफर्ट, नीड या रिक्वायर्ड मोर एफर्ट, ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हार्ड का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए कोई बायो का स्टूडेंट हो, या मान लीजिए किसी व्यक्ति का मैथ बहुत ही ज्यादा वीक हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा हो जिसका मैथ बहुत ही ज्यादा वीक हो, ठीक है। अब उसको आप अचानक से एडवांस मैथ पढ़ाइए, जो आपके एसएससी में पूछा जाता है, तो एडवांस मैथ उसको समझ में आएगा, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कितना समझ में आ रहा है, हार्डली, he can hardly understand mathematics, ठीक है। या that person can hardly understand advanced mathematics, बात समझ में आ गई। लेकिन for him, if a person is weak in English, if a person is weak in mathematics, he requires hard work to understand, hard work to make his mathematics smooth। बात समझ में आई, हाँ या ना। उस व्यक्ति को जिसका मैथ कमजोर है उसको कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, किसमें, मैथ में, यदि वो मैथ को अच्छा करना चाहता है तो। लेकिन वो व्यक्ति जिसका मैथ वीक है उसको नाम मात्र का समझ में आएगा, न के बराबर समझ में आएगा एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऐसा इनका कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में आ गई। अब आइए इनको समझने के बाद इनका एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते चले, जो हमने आपको पहले से समझा रखा है। कहाँ पे, तो पहले से हमने इनको समझा रखा है आपके साथ, कहाँ पे, कंजक्शन में। कहाँ पे, कंजक्शन में हमने इसको समझाया था। तब याद कीजिए, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि हार्डली और स्कैर्सली दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। दोनों के मीनिंग क्या होते हैं, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। और इनके बाद यहाँ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पे मेन वर्ब आता है, ठीक है। और इनका जो पार्टनर होता है, तो वो पार्टनर होता है इनका व्हेन। हार्डली स्कैर्सली का पार्टनर क्या होता है, व्हेन होता है। और फिर इसके बाद इधर कुछ भी आ सकता है, ये हम लोगों ने कंजक्शन में पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए ऐसा कब होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कब होता है, जब ये हार्डली और स्कैर्सली सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी सेंटेंस का शुरुआत हार्डली या स्कैर्सली से हो, फिर से क्या हम समझाना चाह रहे हैं, इसको ठीक से समझिएगा। यदि किसी वाक्य की शुरुआत हार्डली स्कैर्सली से होती है, तो वैसे केस में यहाँ इन्वर्जन लागू होता है। इन्वर्जन का मतलब समझते हैं, यहाँ देखिए इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों में से कोई भी वर्ब हो, यदि उसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, तो इस केस में इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। इन्वर्जन हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इन्वर्जन का पूरा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, जिसे आपके एसएससी एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, और ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, जिस किसी भी एग्जाम में एडवर्ब पूछा जाता है, उन सभी के सभी एग्जाम्स में आप देखिएगा इन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका अलग से वीडियो बना के हम आपको देंगे, ठीक है। इन्वर्जन का पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसी प्रकार से हम लोगों को ऑर्डर ऑफ एडवर्ब भी पढ़ना है, उससे भी आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब का भी पूरा एक अलग से हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हार्डली स्कैर्सली हो गया। अब हार्डली स्कैर्सली ये जो हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीखा। दूसरी बात, यदि हार्डली स्कैर्सली का प्रयोग यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में हो रहा है, तब तो ठीक है, इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। अर्थात वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। लेकिन कभी कभी हार्डली स्कैर्सली का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में ना होके, स्टार्टिंग में ना होके, मिडिल में होता है। तो यदि हार्डली या स्कैर्सली इन दोनों में से कोई भी शब्द सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, ठीक है, सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, तो वहां पे इन्वर्जन नहीं लगेगा,
वहां पर इनका मीनिंग क्या होता है, नाम मात्र का न के बराबर, ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्नों की ओर। अब आइए यहाँ से हम लोग हार्डली स्कैर्सली पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे सही बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में हार्डली स्कैर्सली नहीं लगा हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया भाई। अब दो सब्जेक्ट है, दोनों प्लूरल है, दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया और दोनों को आपस में से कनेक्ट किया गया। ठीक है, आगे पढ़िए वर्कड हार्डली। यहाँ पे देखिए वर्कड हार्डली, तो जो स्टूडेंट है और टीचर है ये दोनों के दोनों ऐसा काम किए हार्डली, मतलब नाम मात्र का मेहनत किए ही नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं टू मेक द इवेंट अ सक्सेस, मतलब जो इवेंट था, जो भी आयोजन हो रहा था, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए इन दोनों में से किसी ने मेहनत किया ही नहीं। ऐसा होगा? नहीं होगा। सक्सेस बनाने के लिए सेंटेंस का टोन कैसा है? पॉजिटिव है। सक्सेस करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए इन दोनों ने कैसा वर्क किया होगा? बहुत कठिन मेहनत किया होगा। तो यहाँ पे हार्डली की जगह हमें क्या यूज करना होगा? हमें यूज करना होगा हार्ड का। किसका यूज करना होगा? हार्ड का। लेकिन यदि यहाँ पे सेंटेंस होता कि यहाँ पे सक्सेस नहीं लिखा होता, लिखा होता अनसक्सेसफुल, ठीक है, अनसक्सेसफुल, तो यहाँ पे सही हो जाता हार्डली। तो यहाँ क्या सही हो जाता? हार्डली सही हो जाता। बात समझ में आई? अर्थात हार्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉजिटिव सेंस में। कहाँ पे करते हैं? पॉजिटिव सेंस में करते हैं। हार्डली का प्रयोग हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको बताते चले। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को डील करने के पहले ही हम आपको बताते हैं, ये जो हार्डली होता है, स्कैर्सली होता है, ठीक है, स्कैर्सली होता है, बेयरली होता है, रेयरली होता है, ऐसे जो भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ नो, नॉट, नेवर ऐसे किसी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। इनके साथ ऐसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज कहीं भी हम लोग नहीं करेंगे। हार्डली हो, स्कैर्सली हो, बेयरली हो, रेयरली हो, सेल्डम हो, ठीक है, इनके साथ हम लोग किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। किंतु यदि आपको कहीं भी आपके एग्जाम में चूंकि ऐसी चीजें पूछी जाती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, यदि कहीं पे इनके साथ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया हुआ आपको दिखाई पड़े तो उसमें एरर होता है। क्या होता है? तो उसमें एरर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब इसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, ये क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको वहां पे दिखाएंगे और अपने स्लाइड में ऐसे क्वेश्चन है भी। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आते हैं यहाँ पे, नो मैटर ही ट्राइज हार्ड, वह चाहे जितना भी मेहनत कर ले, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह चाहे जितना भी मेहनत कर ले, ही कैन नॉट प्ले द गिटार, लेकिन वो गिटार नहीं बजा सकता। भाई वो गिटार बजाने वाला कॉन्सेप्ट उसके पास नहीं होगा। ठीक है, तो चाहे जितना मेहनत कर ले भाई, गिटार बजाने का जो अपना टेक्निक है उस तरीके से वो बजा नहीं पाएगा। ठीक है, जब तक आप उस टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे आप उसको प्ले नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है, इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है। यहाँ देखिए, नो मैटर ही ट्राइज हार्ड, वह चाहे जितना कठिन परिश्रम कर ले वो गिटार नहीं बजा सकता। ही कैन नॉट प्ले द गिटार, इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो एरर। तो यहाँ पे देखिए एरर है, नो मैटर लिखा हुआ, यहाँ पे होगा नो एरर। क्या होगा? यहाँ पे होगा नो एरर और यही होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या बनेगा? तो हमारा आंसर बनेगा नो एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग।